बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कीमियो ऑस्मोसिस। सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ कीमियो ऑस्मोसिस। ठीक, कीमियो ऑस्मोसिस आखिर होती क्या है। वैसे आप ये तो जानते होंगे ऑस्मोसिस हम किसकी मूवमेंट को बोलते हैं, और वो हम ऑस्मोसिस हम यूज़ करते हैं वाटर के लिए। ठीक, अच्छा भाई, कीमियो ऑस्मोसिस, कीमियो ऑस्मोसिस है क्या? वो प्रोसेस, वो मैकेनिज़्म या प्रोसेस जिससे एटीपी सिंथेसाइज होती है, वो मैकेनिज़्म और प्रोसेस जिससे एटीपी सिंथेसाइज होती है वो कीमियोस्मोसिस कहलाता है। जबकि एटीपी की प्रोडक्शन क्या कहलाती है? फोस्फोराइलेशन। फोस्फोराइलेशन, ठीक हो गया। वो एटीपी की प्रोडक्शन क्या कहलाती है? फॉस्फोराइलेशन। वो सारा मेथड, वो सारा मैकेनिज़्म जो इन्वॉल्व हुआ था फॉस्फोराइलेशन में, यानी एटीपी की प्रोडक्शन में, वो सारा मैकेनिज़्म कहलाता है कीमियो ऑस्मोसिस। वो सारा मेथड कहलाता है कीमियो ऑस्मोसिस। अच्छा जी, अगर मैं बात करूँ प्लांट्स में, ठीक हो गया, अगर मैं बात करूँ प्लांट्स में और मैं बात करूँ क्लोरोप्लास्ट में जहाँ फोटोसिंथेसिस हो रही है, वहाँ कीमियो ऑस्मोसिस कैसे होती है। याद रखें, कीमियो ऑस्मोसिस में इन्वॉल्व होती हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और हाइड्रोजन आयन, इनकी पंपिंग, ठीक, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से रिलीज़ होने वाली एनर्जी। ठीक, ये चीज़ें शामिल होती हैं। अच्छा भाई, देखें, ये हमारे पास डायग्राम है जो कि आपकी बुक की ही डायग्राम है, इसी से मैं समझा रही हूँ। ये हमारे पास हो गई क्लोरोप्लास्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी प्लास्टिड का इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया। ये रहा स्ट्रोमा, ठीक, ये रहा उसका स्ट्रोमा, और ये बाहर है थाइलाकोइड इंटीरियर स्पेसेस, जबकि ये है मेम्ब्रेन हमारे पास। ठीक हो गया, ये मेरे पास है थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। हमने पढ़ा था ना कि जो हमारे पास लाइट रिएक्शन होता है वो हमारे पास होता है थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में, जबकि जो डार्क रिएक्शन होता है वो कहाँ पे पाया जाता है, वो कहाँ पे होता है, वो होता है हमारे पास स्ट्रोमा में। ठीक हो गया, वो हमारे पास होता है स्ट्रोमा में। अच्छा भाई, अच्छा जी, अब क्या होगा? पीछे हमने पढ़ा फोटो सिस्टम, दो फोटो सिस्टम पढ़े हैं, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। सबसे पहले फोटो सिस्टम 2 आता है, चाहे तो आप ये डायग्राम देख लें या चाहे तो आप ये डायग्राम देख लें। हमने ये पढ़ा था फोटो सिस्टम 2 आता है, फिर फोटो सिस्टम 1 आता है। ये आप मूवमेंट देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, ठीक हो गया। अगर मैं इसी को अगर मैं फिट कर दूँ थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में, ठीक, ये मैंने यही रिएक्शन उठा के फिट कर दिया मैंने थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में। ठीक, अब क्या होगा? ये सारा ये रिएक्शन थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में हो रहा है, ये स्ट्रोमा में नहीं हो रहा। क्या होगा जब फोटो सिस्टम 1 पे लाइट पड़ी, ठीक है, इसके रिएक्शन सेंटर पे लाइट पड़ी, और उसके नतीजे में क्या हुआ? इधर लाइट पड़ी हमारे पास फोटो सिस्टम 1 के रिएक्शन सेंटर में, ये इसका रिएक्शन सेंटर था, ये इसका रिएक्शन सेंटर था। जब इसके रिएक्शन सेंटर में लाइट पड़ी ना, तो इसके इलेक्ट्रॉन, जो इसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था, उसने जनाब क्या कर लिया? उसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया। जैसे ही इलेक्ट्रॉन को उसने एक्सेप्ट कर लिया ना,
ठीक, इसके अंदर दो चीज़ें, फोटो सिस्टम 2 के अंदर दो चीज़ें पड़ी हुई हैं मेरे पास। एक मेरे पास पड़ा हुआ है रिएक्शन सेंटर और एक मेरे पास पड़ा हुआ है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पड़ा हुआ है। ठीक, जब ये लाइट पड़ी उसके अंदर रिएक्शन सेंटर के ऊपर, जैसे कि ये हम देख रहे हैं लाइट पड़ी कहाँ, रिएक्शन सेंटर के ऊपर, और उसके साथ ही क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट स्टार्ट हो गई, इलेक्ट्रॉन स्टिमुलेट हो गए। कहाँ गए इलेक्ट्रॉन स्टिमुलेट होके, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। इसके अंदर ही दो चीज़ें पड़ी हुई हैं, इसकी क्या क्या दो चीज़ें पड़ी हुई हैं, इसके पास प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी है, ठीक हो गया, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी है और रिएक्शन सेंटर भी है। जैसे ही लाइट पड़ी रिएक्शन सेंटर पे तो क्या हुआ, वो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हुई, इलेक्ट्रॉन स्टिमुलेट होकर कहाँ चले गए, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी, इसलिए इसने रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिए। जब इलेक्ट्रॉन उसने अपनी तरफ खींच लिए तो क्या हुआ, यहाँ पे रिएक्शन सेंटर में तो होगी कमी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की होगी इसके पास कमी। इसने क्या किया, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, जब इधर इसकी कमी हो जाएगी, ये जनाब जो रिएक्शन सेंटर होंगे ना, ये इसके अंदर से H2O के अंदर से वाटर निकालना, H2O के अंदर से हाइड्रोजन निकालना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन की सेंस, प्रोटॉन की सेंस में वो देते हैं ना, ठीक है, तो इसके अंदर से निकालना शुरू हो जाएंगे हाइड्रोजन आयन। ये देखिए, जब उसने वाटर की ब्रेकडाउन की, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलहदा किया, किसने, इसने, इस भाईजान ने कहा कि लो मुझे इलेक्ट्रॉन दो। इसने इलेक्ट्रॉन लेने के लिए वाटर को तोड़ दिया। जब वाटर को तोड़ दिया तो इसको मिल गए इलेक्ट्रॉन, इसको जब इलेक्ट्रॉन मिल गए हैं, अब ये सारा रिएक्शन शुरू हो गया है। इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, जो रिएक्शन सेंटर था उसकी कमी को पूरा किया और जनाब आगे मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन स्टार्ट हो गई है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर रहे हैं फोटो सिस्टम 2 से किसकी तरफ, उन्होंने जाना है फोटो सिस्टम 1 की तरफ। तो उसके रास्ते में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, ये फोटो सिस्टम 2 था, उसके बाद आया हमारे पास प्लास्टोकोवानीन। ठीक, ये हमारे पास मौजूद है प्लास्टोकोवानीन, जो कि आप इधर देख सकते हैं, मैं कंपेयर करके पढ़ा रही हूँ। इसी चीज़ को मैंने फिट किया मेम्ब्रेन के अंदर। जब इलेक्ट्रॉन स्टिमुलेट हुए और फोटो सिस्टम 2 से वो कहाँ जाना चाह रहे हैं, फोटो सिस्टम 1 में जा रहे हैं। अब फोटो सिस्टम 2 से जब 1 में जाने, उनके रास्ते में क्या क्या चीज़ें आएंगी, कहाँ से गुजरेंगे, वो कोवानीन के पास से गुजरेंगे, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास से गुजरेंगे, प्लास्टोसायनिन के पास से गुजरेंगे। यही इसके अंदर फिट हुआ हुआ मेम्ब्रेन के अंदर। अगर फिट हुए हुए को मैं पढ़ूँ तो ये गए इलेक्ट्रॉन गए प्लास्टोकोवानीन के पास, फिर प्लास्टोकोवानीन ने आगे पास किए साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को, फिर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स ने किसको पास किए, प्लास्टोसायनिन को। प्लास्टोकोवानीन क्या है, ये हमारे पास लिपोइड मटेरियल है, ठीक है, ये हमारे पास लिपोइड मटेरियल है। और ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स क्या है, इसमें साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम एफ मौजूद होते हैं, ठीक, जो कि हीम कंटेनिंग प्रोटीन है। ठीक, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में क्या चीज़ शामिल है, साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम एफ, इसलिए तो हमने कॉम्प्लेक्स का है ना, दो चीज़ों का मजमूआ है, ठीक, मिक्सचर है दोनों का। तो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम एफ रहते हैं और उनकी नेचर क्या है, वो प्रोटीन इन नेचर है। कौन सी प्रोटीन इन नेचर है, हीम आयरन कंटेनिंग प्रोटीन इन नेचर हैं। अब ये प्लास्टोकोवानीन आगे पास किसको करेंगे, प्लास्टोसायनिन को, ठीक हो गया, ये पड़ी हुई है प्लास्टोसायनिन, और इसको प्लास्टोसायनिन को पास किए इन्होंने जनाब इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है ना, इसके दौरान मैंने पहले भी बताया था एनर्जी रिलीज़ हो रही है, वो एनर्जी रिलीज़ हो रही है, वो कर क्या रही है, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर रहे हैं हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जब मूव कर रहे हैं तो हो क्या रहा है, ये इधर पड़े हुए हैं हाइड्रोजन आयन लो कॉन्सेंट्रेशन में। स्ट्रोमा में हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन लो होती है और बाहर
थाइलाकोइड इंटीरियर स्पेस में हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे ना हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में, तो एनर्जी रिलीज़ होगी। वो एनर्जी रिलीज़ होगी, वो क्या करेगी कि हाइड्रोजन को उठा के लो कॉन्सेंट्रेशन से उठा के करेगी बाहर, कहाँ पे, हाई कॉन्सेंट्रेशन में। ये क्यों कर रही है? क्योंकि हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में मदद दे रहे हैं, ठीक हो गया। इसलिए वो लोअर कंसंट्रेशन से उठा के वो जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है, तो एनर्जी रिलीज़ हो रही है, इसे कहीं ना कहीं यूटिलाइज़ भी तो करना है ना, ताकि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो सके। वो कैसे यूटिलाइज़ होते हैं? हाइड्रोजन आयन जो लो कंसंट्रेशन में स्ट्रोमा में मौजूद होते हैं, उन्हें उठा के बाहर फेंक दिया जाता है उस एनर्जी के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट से रिलीज़ हुई थी, ठीक, उसको थाइलाकोइड इंटीरियर स्पेस में डाल दिया जाता है। अब क्या होता है? अब चले गए ये फोटो सिस्टम 1 के पास, ठीक। अब फोटो सिस्टम 1 पे भी लाइट पड़ी थी, ठीक। अब देखें ना, इधर फोटो सिस्टम 1 पे भी लाइट पड़ी थी। अब इस पे लाइट पड़ी थी, इसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी स्टिमुलेट हुआ था, ठीक। सो इधर भी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जाती जा रही। क्यों? क्योंकि जब फोटो सिस्टम 1 में कमी थी तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन उसने हासिल किया ना। ये आने वाला इलेक्ट्रॉन हासिल फोटो सिस्टम क्यों कर रहा है? तो फोटो सिस्टम 1 क्यों हासिल कर रहा है? क्यों? क्योंकि जब लाइट फोटो सिस्टम 1 पे पड़ी थी तो इसके प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने ये वाला इलेक्ट्रॉन ले लिया था जो कि ऑलरेडी फोटो सिस्टम 1 में मौजूद था। फिर जो पीछे फोटो सिस्टम 1 ने क्या किया, जो पीछे से आने वाला इलेक्ट्रॉन है ना, उसे एक्सेप्ट किया। जब फोटो सिस्टम 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा ना, फिर क्या होगा, वो जनाब आगे पास करता है फेराडॉक्सिन को, ठीक हो गया। ये फोटो सिस्टम 1 है और ये फेराडॉक्सिन को, ये सारी बात वही है, ये सारी चीज़ वही है, लेकिन इस चीज़ को हम मेम्ब्रेन, क्योंकि ये मेम्ब्रेन के अंदर हो रही लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है? मेम्ब्रेन के अंदर हो रहा है। हम मेम्ब्रेन के अंदर फिट करके दिखा रहे हैं कि हाँ जी इस तरह ये चीज़ हो रही है। पहले हमने मेम्ब्रेन से निकाल के अलग करके एक डायग्राम की सूरत में दिखाया था, अब हम उसी डायग्राम को फिट कर रहे हैं कि अगर मैं मेम्ब्रेन के अंदर दिखाऊँ तो मेम्ब्रेन के अंदर कैसा लगता है, वो उस तरह उस एस्पेक्ट से कैसा दिखता है, ठीक हो गया। फिर फोटो सिस्टम 1 से जब फोटो सिस्टम 1 के जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया था, वो आगे किसको देता है? वो देता है आगे फेराडॉक्सिन को, ठीक। फेराडॉक्सिन को इलेक्ट्रॉन देता है। फेराडॉक्सिन आगे इलेक्ट्रॉन किसको पास करता है? NADP को, NAD पॉजिटिव को, ठीक हो गया। NAD पॉजिटिव को वो इलेक्ट्रॉन पास करेगा, जिसकी वजह से उधर एक एंजाइम मौजूद होता है NADP रिडक्टेज। NADP इधर NADP भी प्रेजेंट है यहाँ पे, और इधर NADP रिडक्टेज भी प्रेजेंट है। NADP तो वो मॉलिक्यूल है, ठीक है, जिसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना है। NADP रिडक्टेज वो एंजाइम है जो कि मदद करेगा NAD पॉजिटिव को NADPH में जाने, तब्दील होने में, ठीक हो गया। अब देखें, अब NADP पॉजिटिव है ना, NAD पॉजिटिव ने किसकी मदद से? NADP पॉजिटिव रिडक्टेज एंजाइम की मदद से हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट किया, यानी वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। जैसे ही उसने जो इलेक्ट्रॉन पूरी चेन में आते जा रहे, फाइनली उन्होंने एक्सेप्ट किया और क्या बन गया? NADPH, ठीक है। मेरी बात समझ आई? अब क्या हुआ था, मैं यहाँ से थोड़ा सा रिपीट करती चलूँ। सबसे पहले फ़ोटो सिस्टम 2 में जो इलेक्ट्रॉन वहाँ से स्टिमुलेट हुए थे, ठीक, जो उसके पहले रिएक्शन सेंटर में आए, फिर रिएक्शन सेंटर से वो जब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में गए थे, फिर उसके बाद क्या हुआ, वो उसने आगे पास किए किसको? प्लास्टोकोवानिन को, जो कि लिपोइड मटेरियल है। फिर प्लास्टोकोवानिन ने आगे साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को पास की, जो कि प्रोटीन इन नेचर हैं। उसके बाद साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स ने किसको पास किए? हमारे पास प्लास्टोसायानिन को, जो कि कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन है। फिर उसने पास किसको किए? फोटो सिस्टम 1 को, जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक। और फिर आखिरकार क्या हुआ, फोटो सिस्टम 1 ने आगे से किसको पास किए? फेराडॉक्सिन को। फेराडॉक्सिन ने इलेक्ट्रॉन पास किए NADP
को, और यहाँ पे NADP के पास मौजूद था NADP पॉजिटिव रिडक्टेज, उसने क्या किया, NADP पॉजिटिव को NADPH में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, ये तो कन्वर्जन होगी। वो जो लोअर कंसनट्रेशन से गए थे हायर कंसनट्रेशन में हाइड्रोजन, उनका क्या, ये तो हमारे पास हो गई NAD। अब जो यहाँ पे बाहर जो हाइड्रोजन आयन अंदर से लो कंसंट्रेशन से हम लेके गए थे ना हायर कंसंट्रेशन में, किसके थ्रू, वो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जब हो रहे थे उनसे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक, ये देखें ना, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक, और ये जो ट्रांसपोर्ट हो रही है इनके दौरान जो एनर्जी रिलीज़ हुई थी, हमने क्या किया था, हाइड्रोजन आयन जो अंदर लो कंसंट्रेशन में स्ट्रोमा में प्रेजेंट थे उन्हें उठा के बाहर फेंका था, कहाँ पे, थाइलैक और इंटीरियर स्पेस में। अब वो बाहर तो चले गए हैं, वो बाहर उनकी ज़्यादती हो गई है, हमारे पास NADPH भी प्रोड्यूस हो चुका है, ठीक। अब उन्हें वापस भी तो लेके आना ना, वो क्या करेंगे, यहाँ पे पड़ा हुआ है ATP सिंथेसिस, ठीक है, ये इसके अंदर धसा हुआ होता है, ठीक। ATP सिंथेसिस का मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, ये भी एंजाइम की तरह काम करता है। ये जैसे एंजाइम काम करते हैं, जो काम एंजाइम्स का होता है स्टिमुलेट करना, ठीक, ये भी वो एक मॉलिक्यूल है जो कि हेल्प करेगा कि हाइड्रोजन आयन अंदर बाहर जो ज़्यादा कम है वो अंदर की तरफ आ सकें। बड़े सलीकेमंद होते हैं, किसी ना किसी रास्ते से आते हैं, ठीक, क्योंकि ये आयन है, ये मेम्ब्रेन से डायरेक्ट पास नहीं कर सकते, ये पास करेंगे ATP सिंथेसिस के थ्रू, ठीक हो गया। अब जब ये हाइड्रोजन इधर से गया, हायर कॉन्सेंट्रेशन से पास हुआ अंदर जाने के लिए, ATP सिंथेसिस का उसने इस्तेमाल किया, तो क्या किया इसने, ATP सिंथेसिस को स्टिमुलेट कर दिया, इसने एक्टिवेट कर दिया। हाइड्रोजन आयन जब ऊपर से नीचे गया, कहाँ पे, थाइलैक और इंटीरियर स्पेस से स्ट्रोमा में गया, तो उसने क्या किया, उसने ATP सिंथेसिस को स्टिमुलेट कर दिया। किस लिए स्टिमुलेट किया, जैसे ही इसके अंदर से गुजरा ATP सिंथेसिस स्टिमुलेट हुआ, इसका मॉलिक्यूल ATP सिंथेसिस का मॉलिक्यूल स्टिमुलेट हुआ, और उसने क्या किया, उसने ADP को कन्वर्ट कर दिया ATP में, इस तरह ATP जनरेट हो गई, ठीक हो गया। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। जो हमारे पास इसमें जो हमें मवाद हासिल हुआ है, दो चीज़ें हमें मिली हैं, NADH और ATP। ये वही चीज़ है जो मैंने इस डायग्राम में समझाई थी, या इस बुक में इस डायग्राम में समझाई गई है। इसी को अगर मेम्ब्रेन के अंदर पुट करके पढ़ा जाए तो वो कैसे पढ़ा जाएगा, ठीक हो गया। अगर मैं मेम्ब्रेन से निकाल के पढ़ूँ तो वो इस सूरत में होगा, और इसी को उठा के अगर मैं मेम्ब्रेन के अंदर पुट करके देखूँ कि अगर मैं मेम्ब्रेन के अंदर माइक्रोस्कोप लगा के देख रही हूँ कि यार किस तरह ये सारा मैकेनिज़्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने की रखा हुआ है, तो वो इस तरह हो रहा है। उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आपको डिलीवर हो गया होगा अच्छी तरह, ठीक। क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछेगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।